हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर है हमारा कंसीडरेशन। ओके, अब ये चैप्टर जो है ना कंसीडरेशन, तो कहीं ना कहीं हमने कंसीडरेशन ऑलरेडी जब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखा था तब समझा था। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। क्या होता था, जब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो या उसकी एनफोर्सेबिलिटी हो बाय लॉ, यानी कि कोई एग्रीमेंट है और एनफोर्सेबिलिटी है लॉ के द्वारा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर हमने एग्रीमेंट क्या होता है वो देखा था। तो एग्रीमेंट के अंदर 3 चीजें बताई थी कि एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होती है, तो प्रॉमिस बन जाता है, और फिर वहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी कि ऑफरर और ऑफरी, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में अगर कोई लॉफुल कंसीडरेशन है, जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं उसमें कुछ आपस में एक दूसरे के लिए समथिंग इन रिटर्न है, तो फिर वो बन जाता था एग्रीमेंट। विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट नहीं बनता था, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता था। तो उसी कंसीडरेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसी का ये चैप्टर है। थोड़ा डिटेल में है, कुछ चीजें आपको नई देखने को मिलेगी। ओके जी, आइए हम कंसीडरेशन का मीनिंग देखते हैं। अगर हम सिंपल मीनिंग देखें, फिर उसके बाद में हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो मीनिंग दे रखा है वो भी पढ़ेंगे। बट अगर सिंपल मीनिंग देखें तो कंसीडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको बोल रहा हूं, ये लीजिए 10,000 रुपीज, और मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, मैं ऑफरर हूं, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि 10,000 रुपीज पकड़िए और आपके पास अभी जो स्मार्टफोन है ना जिसमें आप ये क्लास देख रहे हैं, वो फोन मुझे दे दीजिए। अब आप बोलोगे सर क्यों दूं? तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप बोलते हैं ठीक है सर 10,000 रुपीज दे दीजिए, ये लीजिए फोन, तो ये क्या हो गया? ऑफर एक्सेप्ट हो गया। मैं ऑफरर, आप ऑफरी, या फिर कह सकते हैं मैं प्रॉमिसर, आप प्रॉमिसी। और मैं जो प्रॉमिसर हूं, मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये 10,000 रुपीज दूंगा, आप मुझे फोन दे दीजिए, तो मैं प्रॉमिसर हो गया। तो यहां पर रिटर्न क्या है? समथिंग इन रिटर्न क्या है? मेरे पास भाई स्मार्टफोन आ रहा है और आपके पास 10,000 रुपीज आ रहे हैं, तो आपके लिए 10,000 रुपीज कंसिडरेशन है, मेरे लिए स्मार्टफोन कंसिडरेशन हो गया। आया? तो समथिंग इन रिटर्न, लेकिन ये लॉफुल होना चाहिए। ओके, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, इट इज व्हाट ईच पार्टी गिव टू द अदर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ देती है, विदाउट इट यानी कि कंसिडरेशन के बिना, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर्मली नॉट वैलिड। बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, तो वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। ओके, सो नो कंसिडरेशन, नो एग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके ठीक। अब जो डेफिनेशन दे रखा है ना उसको पढ़िए। अच्छा देखो, कंसिडरेशन जो होता है ना वो किसके हिसाब से होता है? प्रॉमिसर के हिसाब से होता है। प्रॉमिसी के हिसाब से नहीं, प्रॉमिसर के हिसाब से होता है, ऑफरर के हिसाब से होता है। जो बंदा ऑफर कर रहा होता है ना, जैसे मैंने आपको 10,000 ऑफर किए इस फोन के लिए, तो मेरे हिसाब से कंसिडरेशन होगा, यानी कि जो 10,000 रुपीज आपको मिलेंगे और उसके बदले में मुझे जो फोन मिलेगा वो मेरे हिसाब से होगा। अगर आप इस ऑफर के अंदर कुछ चेंज कर देंगे तो काउंटर ऑफर हो जाएगा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके जी, ठीक। तो यहां पर वही लिखा हुआ, देखो सेक्शन नंबर 2 के अंदर, व्हेन एट द रिक्वेस्ट ऑफ पर्सन, कौन सा पर्सन? ऑफरर, जो ऑफर कर रहा है, प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है, ओके, मेकिंग द प्रॉमिसी, प्रॉमिस ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर ही क्या करता है? ऑफर करता है। तो ऑफरर बोलो, प्रॉमिसर बोलो, एक ही बात है, यानी जो बंदा ऑफर कर रहा है कंसिडरेशन उसके हिसाब से होगा। ओके, टू द अदर पर्सन, अदर पर्सन कौन? प्रॉमिसी। आप प्रॉमिसी हो गए, मैं प्रॉमिसर हो गया, तो मैं जो आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं जो आपको ऑफर कर रहा हूं, उस हिसाब से कंसिडरेशन होगा और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए तो काउंटर ऑफर हो जाएगा, फिर आप प्रॉमिसर बन जाओगे, मैं प्रॉमिसी बन जाऊंगा। ओके जी, यहां पर एक और चीज भी है, और इवन अ थर्ड पर्सन, ये बाद में पढ़ेंगे। डज समथिंग, या तो कुछ करने के लिए, या डज नॉट डू समथिंग, या कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं ऑफरर हूं, प्रॉमिसर हूं, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, ये लीजिए 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, आप जो है मेरी जहां शॉप है उसके पास में प्लीज शॉप ओपन मत करना। यानी कि मेरी कहीं एक दुकान लगी हुई है,
मैं आपको ये, मुझे कहीं से पता चला होगा कि आप मेरे पास में ही सेम जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसी बिजनेस का दुकान लगा रहे हैं, शॉप लगा रहे हैं, तो मैं आपको 50,000 रुपीज ऑफर कर दिए कि यहां पर मत लगाओ, कहीं और लगा दो। अब अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं ऑफरर, आप ऑफरी, मैं प्रॉमिसर, आप प्रॉमिसी, और ये एक प्रॉमिस हो गया। अब इसमें कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन है कि आपको कुछ नहीं करना है, उसके बदले में आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आप क्या नहीं कर रहे हो, आप मेरे पास, मेरी दुकान के पास में दुकान नहीं खोल रहे हो। डज नॉट डू समथिंग, कुछ ना करने के लिए पैसा मिल रहा है। अब इसका मतलब सर आप ये बोलोगे सर आपके तो लॉस हो गया। हाँ, कई बार एक पार्टी के लिए कंसिडरेशन लॉस हो सकता है, डिटरमेंट हो सकता है, एक पार्टी के लिए बेनिफिट हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। आया समझ में? अब यहां पर एक थर्ड पर्सन, तो एक कुछ काम करने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ काम ना करने के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है एक दूसरी पार्टी के लिए। पर यह थर्ड पार्टी क्या है वो समझना। इसने बोला इवन अ थर्ड पर्सन, इंडिया के अंदर थर्ड पर्सन जो भी, वो भी इंक्लूड किया जाता है कंसिडरेशन के अंदर। वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस केवल दो पार्टी के बीच में होगा। मैं कुछ ऑफर कर रहा हूं, आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी जगह कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑफर को कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है। देखो, एक्सेप्टेंस थर्ड पार्टी नहीं कर सकती, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं तो आपकी जगह कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के लिए किसी और के लिए हो सकता है। सर एग्जांपल दीजिए, मैंने ऑफर किया आपको कि ये आपके पास जो स्मार्टफोन पड़ा है ना, देख लो आपके पास पड़ा है ना, जिसमें आप ये देख रहे हो, या लैपटॉप है तो लैपटॉप का एग्जांपल ले लो। तो आपके पास जो ये गैजेट पड़ा है, मैं आपको ये 10,000 रुपये दे रहा हूं, ये गैजेट आप मुझे दे दो, इसमें तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, गैजेट मेरे पास आ जाएगा। बट अब थर्ड पार्टी का एग्जांपल, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं ये 10,000 रुपीज लीजिए, और ये जो गैजेट है ये मिस्टर राम को देके आ जाइए, वो रहा मिस्टर राम, उसको दे दीजिए। तो यहां पर ऑफरर में, ऑफरी आप, हम अपन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कंसिडरेशन देखो किसी थर्ड पार्टी को मिल रहा है। आपको 10,000 मिल गया, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे कहने से किसी और को कुछ मिल गया। आया समझ में? तो कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन ये ऑफर जो मैं करूंगा वो एक्सेप्ट आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता आपकी जगह। ओके जी। अब यहां आया टू साइड्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के दो साइड है, किसी के लिए बेनिफिट तो किसी के लिए लॉस या सैक्रिफाइस भी हो सकता है। ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं, डू कुछ करने का और ना करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। एक वैलिड कंसिडरेशन के क्या रूल्स हैं? तो देखिए, फर्स्ट रूल है मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मैंने पहले से ही बोला, ऑफरर जो है, प्रोमिसर जो है, जो ऑफर कर रहा है, कंसिडरेशन उसके हिसाब से ही होगा, क्योंकि जब वो ऑफर कर रहा है तो उसमें कंसिडरेशन ऑलरेडी होता है, उसमें कंसिडरेशन ऑलरेडी होता है। 10,000 रुपीज और स्मार्टफोन, ये कंसिडरेशन ऑलरेडी उस ऑफर के अंदर मेंशन है। अब उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। तो कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर, ऑफरर जो ऑफर करने वाला है उसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये भी एग्जांपल मैंने दे दिया, प्रोमिसी और अनदर पर्सन को मूव करा सकता है, यानी कि ये 10,000 पकड़िए, स्मार्टफोन दे दीजिए, वो 10,000 आपके हो गए, लेकिन मैं आपको ऑफर कर रहा हूं ये 10,000 पकड़िए, स्मार्टफोन किसी और को दीजिए। या थर्ड पर्सन के लिए भी कंसिडरेशन हो सकता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं डेफिनेशन में। कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बिल्कुल, ऑफर पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है कंसिडरेशन, और फ्यूचर में भी हो सकता है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट, कैन बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, यानी कि ये चीज परफॉर्म कर गई, मतलब परफॉर्म हो गया। जैसे मैंने आपको 10,000 दे दिए, आपने मुझे अपना गैजेट दे दिया, परफॉर्मेंस हो गया। या फिर मैंने आपको 10,000 दे दिया, आपने वो राम को गैजेट दे दिया, ये परफॉर्मेंस हो गया, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड। ओके, ऑलरेडी डन। और एक होता है येट टू बी डन इन फ्यूचर, सिर्फ इतनी बात हुई है, ऑफर हो मैंने आपको दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और एक डेट डिसाइड कर दी कि उस डेट को मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे अपना फोन देंगे। तो अभी उसके काम होना होगा फ्यूचर में, यानी कि अभी नॉट येट टू बी डन। ओके, नीड नॉट बी एडुकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
कंसिडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं है। अब एडुकेट से मतलब क्या है? मान लेते हैं एक है मिस्टर ए, ये ऑफरर है। ये मिस्टर ए जो है ये इसकी एक बिल्डिंग, मिस्टर ए की जो है एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग की जो आज के अंदर अगर वो मार्केट में बेचे ना तो उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल के, ठीक है। 10 लाख रुपए बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू है। अच्छा कम लग रही है तो चलो 50 लाख रुपए, अब ठीक है 50 लाख रुपए की बिल्डिंग है। लेकिन मिस्टर ए इसको ऑफर कर रहा है मिस्टर बी को कितने में बताए? 5 या 8 लाख रुपए में फॉर एग्जाम्पल, 8 लाख में ऑफर कर रहा है, जबकि मार्केट में बेचने जाएगा तो 50 लाख में बिक जाएगी। लेकिन मिस्टर ए ऑफर कर रहा है अपनी बिल्डिंग को मिस्टर बी को कि 8 लाख रुपए दे दे और बिल्डिंग ले जा। 8 लाख रुपए आ जाएंगे, बिल्डिंग चली जाएगी। क्या ये कंसिडरेशन जो है एडुकेट है? नहीं, एडुकेट नहीं है। बिल्डिंग तो कितने की है? 50 लाख की है। लेकिन ये तो इस क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड है। कोई जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन का एडुकेट होना। आप एक नॉमिनल प्राइस, जैसे मिल्खा सिंह ने अपनी अपनी लाइफ के ऊपर जो मूवी बनी थी मिल्खा सिंह, आपने देखा होगा, फरहान अख्तर ने उसमें रोल किया था, बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो मूवी थी उसमें मिल्खा सिंह ने ओनली अपनी लाइफ के ऊपर जो मूवी बनी उसके बदले में केवल 1 रुपया ही कंसिडरेशन लिया था, जबकि उस मूवी ने बहुत पैसा कमाया। तो कंसिडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये अपनी सहमति से, कंसर्न से होना चाहिए। ये अपनी मर्जी से बोल रहा है कि 8 लाख में तेरे को दे दूंगा। हो सकता है कोई लव हो सकता है कोई इमोशन हो सकता है कोई फैमिली हो, तो ना प्यार मोहब्बत है तो उसमें हो सकता है। लेकिन अगर जबरदस्ती है कोई, है ना, प्रेशर में आके कुछ फ्रॉड करके किया जा रहा है, तो फिर ये कंसिडरेशन जो है वो वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही फिर बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। ओके जी, ठीक। तो यहां पर ये लिखा हुआ था, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नीड नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस, बट इफ द वैल्यू इज वेरी लो इट मे प्रूव दैट कंसर्न वाज नॉट फ्री। अगर वैल्यू जो है वैल्यू कम है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कंसर्ट जो सहमति ली गई है वो फ्री नहीं है, तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कंसर्न जो है वो बिल्कुल फ्री है तो फिर अगर एडुकेट कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, ठीक। मस्ट बी समथिंग यू आर नॉट ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू, मतलब कुछ ऐसा काम है जो आप लीगली कर ही नहीं सकते, फिर भी आप कर रहे हो। आप पुलिस वाले को किसी को रिश्वत दे रहे हो क्योंकि उसने आपका कुछ भला कर दिया, नहीं, वो उसको लीगली बाउंड है कि वो ले नहीं सकता और आप दे नहीं सकते, ठीक है। ओके, मस्ट बी रियल एंड पॉसिबल, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा ऐसा नहीं होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। ओके जी, जो चीज है ही नहीं उसको बेच दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इट मस्ट हैव वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, मस्ट मतलब जो लॉ है उसकी आईज में उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। मस्ट बी पॉसिबल टू डू, प्रॉमिस टू ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, आपको कोई प्रॉमिस करता है कि इस मुर्दे को मैं जिंदा कर दूंगा, इसके बदले इतने रुपए लगेंगे, ये इम्पॉसिबल है। ओके जी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कंसिडरेशन ही वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए। ओके, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, पेइंग मनी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आप कुछ रिश्वत दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, जुगाड़ लगा रहे हो, नहीं, वो कंसिडरेशन जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इमोरल है, इलीगल है, तो उस कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन अगर वैलिड नहीं होगा, लॉफुल नहीं होगा, तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा देखना, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जाम में आता है कई बार। मतलब वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, मतलब अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। देखो ये क्या है समझना, जैसे मैंने आपको ऑफर किया कि ये लीजिए 10,000 रुपीज़ और इसके बदले में आप मुझे स्मार्टफोन दे दीजिए, आपका मोबाइल दे दीजिए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, परफॉर्म भी हो गया, ये को कंसिडरेशन भी मिल गया एक दूसरे को, आपको 10,000 रुपीज़ दे दिए और मुझे आपने स्मार्टफोन दे दिया। बाद में मैंने जब स्मार्टफोन चेक किया तो ये स्मार्टफोन तो बिल्कुल ख़राब है, आपने जो मैंने बोला था वो वाला नहीं, उसकी जगह कुछ और दे दिया मुझे, तो क्या मैं आपके केस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ओके, लेकिन
नुकसान मुझे हुआ है, मेरी जगह कोई और आप पे केस कर सकता है? नहीं, थर्ड पर्सन आप पे केस नहीं कर सकता। या फिर मैंने आपको चेक दे दिया, आपने मुझे स्मार्टफोन दे दिया, चेक बाउंस हो गया, तो आप मुझ पे केस कर सकते हो, आपकी जगह कोई और मुझ पे केस नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर यानी कि थर्ड पर्सन सू नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, पार्टीज कर सकती है एक दूसरे के ऊपर, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से वो खुश नहीं है तो, या कुछ फ्रॉड हो गया है तो। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर वहां पर कंसिडरेशन किसी थर्ड पर्सन को मिल रहा है, और अगर वो कंसिडरेशन थर्ड पर्सन को सही से नहीं मिला, तो थर्ड पर्सन फिर सू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला ये लो 10,000 रुपीज, आप स्मार्टफोन राम को दे दीजिए। आपने स्मार्टफोन राम को दे दिया, लेकिन या नहीं दिया या खराब दिया, तो राम आप पे सू कर सकता है थर्ड पर्सन। वैसे नहीं कर सकता, लेकिन अगर थर्ड पर्सन कंसिडरेशन में इंटरेस्टेड है तो फिर कर सकता है। आया समझ में? ये कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। और ये थर्ड पर्सन किस किस केसेस में हो सकता है? ट्रस्ट के केसेस में हो सकता है, फैमिली अरेंजमेंट में हो सकता है, एनक्लोजमेंट एस्टोपल द्वारा हो सकता है, एजेंट के द्वारा हो सकता है, लैंड जो है लैंडलॉर्ड जो है वो अपना जो है मकान या बिल्डिंग बेच रहा है और उसमें किराएदार को उसने प्रॉमिस किया है कि वो 2 साल खाली नहीं करवाएगा, तो वहां हो सकता है थर्ड पार्टी। इंश्योरेंस में तो होता ही है ना, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा, वो आदमी मर गया, और कॉन्ट्रैक्ट तो इंश्योरेंस कंपनी और उस आदमी के बीच में था, है ना, बट वो तो मर गया, तो उसकी फैमिली वाले जो है इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर सकते हैं ना, जबकि वो थर्ड पर्सन है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है कंसिडरेशन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बात भी यही होगी ना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी जगह फैमिली को पैसा दे देना। ओके जी, ठीक। तो यहां पर थर्ड पर्सन कंसिडरेशन में अगर इंटरेस्टेड है, उसको कंसिडरेशन मिलना था और नहीं मिला, तो वो सू कर सकता, अदरवाइज थर्ड पर्सन का यहां कोई रोल नहीं होता है। ओके जी, ठीक। तो इसी के साथ में हमारा कंसिडरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।